जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर स्टडी यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न टुगेदर। मैं हूं निकिता और मैं आपको मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ा रही हूं, जिसकी सीरीज में आज मैं आपको मालवा का पठार पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ब्लू लाइन से जो हाईलाइटेड किया गया है, ये है मालवा का पठार। हमने सभी श्रेणियां देखी। मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आने वाला मध्य भारत का पठार पढ़ा, उसके बाद हमने बुंदेलखंड का पठार पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे मालवा का पठार। जो ये ब्लू लाइन से हाईलाइटेड है, ये है मालवा का पठार। इसकी स्थिति मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी भाग है, इस ओर स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है, उस दिशा में ये मालवा का पठार स्थित है। अब हम देखते हैं इसकी स्थिति क्या है मध्य प्रदेश में। तो मालवा के पठार की जो स्थिति है मध्य प्रदेश में, वो है 22 डिग्री 17 मिनट से लेकर 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या कहा मैंने? 22 डिग्री 17 मिनट से लेकर 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 74 डिग्री 20 मिनट से 74 डिग्री 20 मिनट से 79 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, एक बार फिर से बोलूंगी। 22 डिग्री 17 मिनट से लेकर 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 74 डिग्री 20 मिनट से लेकर 79 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, अब हम जैसा कि देख पा रहे हैं, सभी पठारों को मैंने मैप में बनाया हुआ है, लेकिन इन सभी में से सबसे बड़ा जो क्षेत्र दिख रहा है, वो दिख रहा है हमें मालवा के पठार का। तो जो मध्य प्रदेश का ऑल ओवर जो क्षेत्रफल है, उसका 28% भाग मालवा का पठार है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो मालवा का पठार है, वह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, अब हम देखते हैं मालवा के पठार का जो निर्माण हुआ है, वह कैसे हुआ है। तो वह दक्कन ट्रैप एवं बेसाल्ट चट्टानों द्वारा हुआ है। जो मालवा का पठार है, इसका निर्माण दक्कन ट्रैप की चट्टानें एवं बेसाल्ट चट्टानों द्वारा हुआ है। अब हम देखते हैं मालवा के पठार से संबंधित जिले, मतलब कौन कौन से जिले मालवा के पठार के अंतर्गत आते हैं। तो वे जिले हैं उज्जैन, इंदौर, राजगढ़, मंदसौर, धार, गुना, भोपाल, रतलाम, झाबुआ, देवास, शाजापुर, सीहोर, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, सागर, अलीराजपुर, आगरमालवा आदि। जो मेन जिले थे जो मालवा के पठार में मेन रूप से आते हैं, वे हमने बता दिया आपको। कुछ की सीमाएं लगती हैं, वे भी जिले हैं, इसीलिए आप मुख्य जिले के रूप में इन जिलों को याद कर सकते हैं। उज्जैन, इंदौर, राजगढ़, मंदसौर, धार, गुना, भोपाल, रतलाम, झाबुआ, देवास, शाजापुर, सीहोर, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, सागर, अलीराजपुर, आगरमालवा। ठीक है, ये जिले हैं मालवा के पठार से संबंधित। अब हम जलवायु की बात करते हैं। तो मालवा के जो पठार की जलवायु है, वह समशीतोष्ण जलवायु है। समशीतोष्ण का मतलब क्या कि जैसे ग्रीष्म ऋतु में उसका जो टेम्परेचर है बहुत अधिक बढ़ता नहीं है, और जो शीत ऋतु है उसमें बहुत अधिक घटता नहीं है, मतलब समान जलवायु बनी रहती है। जैसे कि हमने अभी इसके पहले के पठार पढ़ाए थे तो विषम जलवायु पढ़ाई थी, लेकिन जो मालवा का पठार है, इसकी जो जलवायु है, यह समशीतोष्ण है। और आप जानते हैं हिस्ट्री में एक चीनी यात्री भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, जिसका नाम था फाहयान, जिसने मालवा के पठार की प्रशंसा की और कहा कि मालवा के जो पठार है, उसकी जो जलवायु है, वह विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए कहा जाता है कि मालवा की जो जलवायु है, वह समशीतोष्ण है। ठीक है, अब एक और चीज है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। क्योंकि मध्य प्रदेश की जो जलवायु है, वह मानसूनी जलवायु है, और जो मालवा का पठार है, यह मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में पड़ता है। इसीलिए जो मालवा के पठार की जो जलवायु है, कारण एक और है कि मालवा के पठार से होकर कर्क रेखा गुजरती है, इसीलिए उष्ण जलवायु तो आती ही है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश का हिस्सा होने के कारण जो मध्य प्रदेश की मानसूनी जलवायु है, इसीलिए कहा जाता है कि मालवा के पठार की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो वर्षा है मालवा के पठार पर कितनी वर्षा होती है। तो मालवा के पठार पर 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा नापी गई है। ठीक है, अब हम मिट्टी की बात करेंगे।
तो जो सर्वश्रेष्ठ मिट्टी है, जो लावा मिट्टी है, वह मिट्टी मालवा के पठार की है, अर्थात मालवा के पठार पर काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब हम वन की बात करते हैं। तो जो वन है, मालवा के पठार पर वन शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, मालवा के पठार पर शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जैसे बबूल, पलास, तेंदुपत्ता, खैर, नीम, सागौन, बबूल आदि। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है बबूल, पलास, तेंदुपत्ता और कुछ पेड़ हैं जैसे खैर हुआ और क्या बताया था मैंने आपको, सागौन बताया। इस टाइप के पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। अब हम यहाँ की कृषि की बात करेंगे तो हमने अभी देखा कि मालवा की जो जलवायु है यह सर्वश्रेष्ठ है, और साथ ही साथ मालवा के पठार की जो मिट्टी है, ये काली मिट्टी को हम सभी मिट्टियों में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इस प्रकार से जो काली मिट्टी है वह मालवा के पठार की मिट्टी है, इसीलिए यहाँ पर जो होने वाली फसलें हैं, सबसे अच्छी मिट्टी में जो फसल होती है वह है कपास। इसीलिए जो कृषि की बात करेंगे तो सबसे अच्छा होता है यहाँ पर सोयाबीन, कपास, गेहूं, ज्वार, मूंगफली आदि। ये जो कुछ फसलें होती है जैसे गेहूं हुआ, कपास, मूंगफली, ये उन्नत किस्म की मिट्टी में होती है। तो जो कपास है यह काली मिट्टी में ही होती है, मूंगफली भी। तो इस जगह की जो कृषि की बात करेंगे तो यहाँ की उपज सोयाबीन, कपास, गेहूं, ज्वार, मूंगफली आदि है। ठीक है, यहाँ की फसलें। अब नदियों की बात करेंगे तो सबसे बड़ा पठार होने के कारण और दूसरी चीज कि यहाँ से जो नदियां निकलती है वे मालवा के पठार से होकर गुजरती है। इस प्रकार से सबसे ज्यादा नदियां इस पठार से होकर गुजरती हैं, और इस पठार पर जाने वाली नदियां इस प्रकार से हैं: काली सिंध, सोनार, माही, शिप्रा, पार्वती, चंबल, बेतवा, गंभीर, खान, बरना आदि। इस प्रकार से कई नदियां इस पठार से होकर बहती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे औद्योगिक क्षेत्र की। तो यहाँ पर बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र पाए जाते हैं, जैसे पीथमपुर, जो मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट कहलाता है, पीथमपुर, मेघनगर, मंडीदीप, पीलूखेड़ी। ठीक है, ये सभी औद्योगिक क्षेत्र हैं। इंदौर, भोपाल, गंजबासौदा, मक्सी, नागदा, देवास, धार आदि। इस प्रकार से कई हमारे औद्योगिक क्षेत्र पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ के जो दर्शनीय स्थल हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पर दर्शनीय स्थल भी बहुत है, तो मैं प्रमुख के नाम आपको बताती हूँ। सांची का स्तूप, उदयगिरी की गुफा, भीम बैठिका की गुफा, महाकाल मंदिर, ताजुल मस्जिद, मानव संग्रहालय। बाकी गुफाएं भी यहीं स्थित है। इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे प्रमुख दर्शनीय स्थल उपस्थित है। अब हम कुछ विशेष चीजों की बात करेंगे मालवा के पठार की, कि मालवा के पठार को प्रसिद्धि कैसे मिली। जो चीनी यात्री है, जिसे कहते हैं कि भारत में सर्वप्रथम जो चीनी यात्री आया था, फाहयान, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, उसने कहा कि जो मालवा की जलवायु है वह विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। ठीक है, अब हम देखेंगे मालवा के पठार को गेहूं की डलिया कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ की जलवायु और मिट्टी सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए यहाँ पर गेहूं की उपज बहुत अधिक मात्रा में होती है, इसीलिए मालवा के पठार को गेहूं की डलिया कहा जाता है। इस फैक्ट को आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, अब मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी, और जो जाना पाव चोटी है वह भी यहीं पर स्थित है। ठीक है, अब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो मालवा का पठार क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। मालवा का पठार क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। और दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि कर्क रेखा मालवा के पठार के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा मालवा के पठार के मध्य से होकर गुजरती है। इस प्रकार से आप इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रखेंगे कि मालवा के पठार की जलवायु सबसे श्रेष्ठ समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय मानसूनी। हाँ, और दूसरी चीज फाहयान ने क्या कहा था कि जो मालवा के पठार की जलवायु है वह सर्वश्रेष्ठ है, गेहूं की डलिया और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला पठार। इस प्रकार से आप मालवा के पठार के जो फैक्ट हैं उसे याद कर लेंगे, मालवा के पठार की जो स्थिति है मध्य प्रदेश में वो याद कर लेंगे, उसका क्षेत्रफल। इस प्रकार से आपको मालवा का पठार याद करना है। इसी प्रकार से
और भी मध्य प्रदेश का भूगोल जानने पढ़ने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर लेट्स लर्न टुगेदर। होप ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।